जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। पूरे मनोयोग से आप तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षा बहुत ही निकट है, घंटों में अब समय शेष बचा हुआ है। हमारे तरफ से भी जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो विषयवार श्रृंखला चलाया जा रहा था वो भी समाप्त हो गया है, जिसमें भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस और जनगणना का विस्तार से हमने अध्ययन किया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। यदि आपको रिवीजन करना हो तो आप वहां पे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। न केवल उसमें हम लोगों ने न केवल मानक उत्तर को देखा है, बल्कि उससे संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित बिल्कुल विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, करंट अफेयर का भी हम लोग अध्ययन पहले कर रहे थे। बीच में एक सप्ताह के लिए करंट अफेयर का अध्ययन रोककर जनरल साइंस की श्रृंखला को पूरा किया जा रहा था। और उसी समय हमने बताया था कि लगभग जो भी जिन प्रश्नों की संभावनाएं आने की अधिक है, जिन तथ्यों की संभावना करंट अफेयर में आने की अधिक है, उनको हमने पहले देख चुका है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो उस समय छूट गई थी या जिनकी संभाव्यता थोड़ी कम थी, ठीक है, अब चूंकि जब समय शेष है तो हम विस्तार से अध्ययन कर लें, ये भी है। अगर 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं, अगर यहाँ पे हमने अपना मार्क्स मैक्सिमाइज कर लिया तो प्रीलिम्स परीक्षा कोई नहीं रोक सकता। हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इसमें हमने अधिक से अधिक प्रश्न करना है। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये सक्सेस बूस्टर सीरीज जो करंट अफेयर का हम कर रहे थे, उसी की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यूनि एग्जाम्स IAS सीसेट का नया बैच लॉन्च कर रही है, CR वडालिया सर के निर्देशन में, जो खुद मोर देन 6 सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं और 7 वर्षों से अधिक समय से ये क्या कर रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं। ठीक है, सीसेट की क्लासेस करा रहे हैं। सीसेट में एक बड़ा पोर्शन होता है मैथ और रीजनिंग का। कई अच्छे स्टूडेंट GS के पेपर में अच्छा करने के बावजूद भी, अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी सीसेट के पेपर में केवल मैथ और रीजनिंग के कारण रुक जाते हैं और उनके वर्ष भर की मेहनत क्या हो जाती है, समाप्त, खराब हो जाती है। आप ये कह के वर्ष भर में एक परीक्षा देना है, उस परीक्षा में भी यदि आप सफल न हो पाए तो वर्ष भर की मेहनत खराब हो जाती है आपके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इससे 40-50 प्रश्न आते हैं मैथ और रीजनिंग से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए CR वडालिया सर के निर्देशन में इस बैच में, इस कक्षा में यह प्रयास किया जाएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो भी प्रश्न, जिस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, ताकि हम यहाँ पे गलतियां कम करें, या यूं कहें कि अधिकांश प्रश्न कक्षा की परिधि में आ जाए, कक्षा की सीमा में आ जाए, जो हमने पढ़ रखा है उसमें आ जाए। ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में अपना नंबर मैक्सिमाइज कर सके और आसानी से हम सीसेट की बाधा को क्रॉस कर सके और हम मेंस की परीक्षा में बैठ सके। ठीक है, तो ये नंबर्स दिए गए हैं संस्था के, इस पे आप कभी भी कॉल करके किसी भी विषय में, संस्था के किसी भी कार्यक्रम के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। यह बैच 10 अक्टूबर से सायंकाल 6 बजे सेमिनार के साथ प्रारंभ होगा। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं, प्रमुख घटनाओं से संबंधित तथ्यों की शुरुआत करते हैं। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, हमने हाल में ही उत्तराखंड स्टेट ने हाल ही में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, 2020 के तहत प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला स्टेट बना उत्तराखंड, जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्राथमिक स्तर पे लागू किया। ठीक है, अर्न विथ लर्न योजना यह त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि कोविड-19 के दौरान जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन बच्चों को स्कूल में वापस लाना। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना हुआ तो मैं साइड में यहाँ पे लिख के साइड हट जाऊंगा, या फिर कुछ बताना भी हुआ अंडरलाइन करने के बाद मैं साइड में हट जाऊंगा, जिससे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख का जो लेह हवाई अड्डा है, उसको
भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा यदि प्रश्न आपसे पूछेगा कौन है, तो वह लेह हवाई अड्डा है। लेह हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया गया। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में, स्थान का नाम हमें ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर, ध्यान रखना है क्या, सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करके क्या बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहां पे, नागपुर में। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 3.14 किलोमीटर, 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है। इसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन वर्ष 2023 से शुरू करने की घोषणा करी है। ठीक है, वर्ष 2023 से ओला भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करेगी। ठीक है, 12 जुलाई 2022 2022, ठीक है, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन। ठीक है, किसके लिए किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो झारखंड में स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सीधे लिंक करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, जिससे क्या है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा झारखंड में। आगे चलते हैं, 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार, नई दिल्ली में ये हुआ था, ध्यान रखना है, जो हमने पॉइंट रेड कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था, ये आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार हुआ था। तिथि, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के जो तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार बिहार या बीपीएससी की परीक्षाओं में यह देखा गया है कि तिथि भी पूछ देता है। ठीक है, तिथि भी पूछ देता है। तो नई दिल्ली में 11 जुलाई 2022 को पहली बार, ध्यान देना है, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। और इस दौरान यह बात करी गई कि रक्षा के क्षेत्र में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का विकास किया जाए, तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इसी 11 जुलाई 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक का शेर, राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। और इस प्रतीक की जो ऊंचाई है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है या 6.5 मीटर है, तथा इसका वजन जो है, इसका वजन कितना है, 9500 केजी है। इसका वजन कितना है, 9500 केजी है। ठीक है, और यह कांसे से निर्मित है, किससे, कांसे से निर्मित है, कांसे से निर्मित है। ठीक है, 9500 किलो इसका वजन है, लंबाई इसकी 6.5 मीटर है। ठीक है, कांसे से निर्मित है। 11 जुलाई को इसे स्थापित किया गया, कहां पे स्थापित किया गया, कहां पे, नए संसद भवन के बिल्डिंग पे। ठीक है, छत पे। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में, अब यहां पे हमको ध्यान देना है कि जो द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है या ये जो जारी किया गया है, यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया गया। टाइम मैगजीन बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थानों, किसको, केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया, या भारत के किस राज्य को शामिल किया, किन 2 स्थानों को शामिल किया गया।
तो केरल और अहमदाबाद, ध्यान रखना है, केरल और अहमदाबाद। अच्छा, राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंचन 2022 का आयोजन किया गया। राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंचन 2022 का आयोजन किया गया। अब देखिए, सुरक्षा मंचन में के कौन कौन से भागीदार थे या कौन कौन से साझेदार थे, पक्षकार कौन कौन से थे? भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक बल, ये इसके भागीदार थे, ये इसके पक्षकार थे। ठीक है, इन्होंने सुरक्षा मंचन 2022 का आयोजन किया और इसमें क्या हुआ कि सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई गई। सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई गई। ठीक है, अगला देखते हैं। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहां पे हुआ? वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ, उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन जो कि मुंबई में इसका आयोजन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को, भारतीय, इसमें ध्यान देना है, भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को प्रसारित करना है, सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में, ध्यान रखना है कहां पे? गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022। प्रश्न आपसे पूछेगा कि डिजिटल इंडिया सप्ताह कहां लॉन्च किया गया या कहां उद्घाटन हुआ इसका? तो इसका उद्घाटन हुआ गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च किया। असल में ये जो डिजिटल इंडिया भाषणी ये है कि स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे स्थानीय भाषा जैसे भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, बिहार में भोजपुरी हो गई, हरियाणवी हो गई, ये सब स्थानीय भाषाएं हैं, गुजराती हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे, या गुजरात की जो उपभाषाएं हैं, अन्य उपभाषाएं, उनकी क्या बढ़ाएगा? डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। तो ये डिजिटल इंडिया भाषणी का जो मुख्य उद्देश्य है ये है। और डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 नरेंद्र मोदी जी ने कहां लॉन्च किया? गांधीनगर में उद्घाटन किया। ठीक है, अब देखिए अगला जो हम देखते हैं कि सीबीएसई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, परीक्षा संगम पोर्टल। क्या लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 10th और 12th की बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी, ठीक है, तथा अन्य विवरणों, 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विवरणों के साथ साथ अन्य विवरणों को सुनिश्चित करना, ठीक है, सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधी सभी जानकारियां जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि की जानकारी मुहैया कराना है, छात्रों को एक ही जगह पर देना है। वह परीक्षा संगम पोर्टल है। किसके द्वारा लाया गया? सीबीएसई के द्वारा लाया गया। ध्यान रखना है हमको, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा लाया। अगला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि भारत सरकार के या केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, ध्यान रखना है कहां पे? नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सम्मान में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत करी। और यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। किसने शुरुआत करी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने करी। कहां पे करी? नई दिल्ली में करी। इसका क्षेत्र क्या होगा इस पुरस्कार का? लोक प्रशासन होगा। और पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, चूंकि बिहार से संबंधित है बेसिक मुख्यतः, तो इसलिए यह बीपीएससी के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, बीपीएससी के लिए यह
महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री। अब हमको यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान में देखना है, ठीक है। पॉइंट्स भले कम हो लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ, ठीक है। गीता गोपीनाथ ये IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या इससे है कि IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर, वहां पे एक दीवार है IMF की बिल्डिंग में, उसमें एक दीवार का नाम रखा गया कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है। वहां पे उनकी क्या होती है, तस्वीर लगाई जाती है, वहां पे उनकी तस्वीर लगाई जाती है, सॉरी, ठीक है। तो दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है, ध्यान रखना है, और दूसरी भारतीय बनी है। पहले भारत के रघुराम राजन जी को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है, तो अब हम देखिए इससे क्या निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जी हैं, ठीक है। ये पहली महिला है जो कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, उस पर शामिल हुई, इस दीवार में शामिल हुई, वॉल में शामिल हुई। और दूसरी भारतीय महिला है, पहली महिला है और दूसरी भारतीय नागरिक है। इसके पहले भारत के रघुराम राजन जी को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में, ठीक है। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए, ठीक है, बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में, ध्यान देना है, वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। और यहीं पर अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया, ध्यान देना है, अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। और नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वाराणसी में इन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन किया था। अगला देखते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021, ठीक है, क्योंकि 2022 अभी नहीं आई है, ठीक है। तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 पहले हम ये जान लें कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें किसने किया है, तो गुजरात और कर्नाटक ने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और छोटे राज्यों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसने किया है, छोटे राज्यों में, तो मेघालय ने किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। अब यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि अधिकांश जो उद्घाटन किए जाते हैं वह प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अधिकांश किए जाते हैं, लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की एक प्रतिमा स्थापित करी है। उस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। क्या दिया गया, स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्रीनगर में एक स्वामी रामानुजाचार्य जी की एक प्रतिमा स्थापित करी है, उसको स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब देखिए ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, आगे देखेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है कि यह महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित है, इकोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को, तिथि ध्यान रखना है, 8 जुलाई को कहाँ, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। देखिए कितने पॉइंट्स कर रहे हैं, ठीक है। हरियाली महोत्सव 2022 दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ।
8 जुलाई का आयोजन हुआ। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है, पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ताकि सतत विकास की प्रक्रिया जारी रहे। ठीक है, अब देखिए 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को तिथि ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, कहां पे? नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, उन्होंने रैंप मतलब राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, रैंप योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब यह प्रश्न पूछ सकता है कि उद्यमी भारत कार्यक्रम कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था, जिसमें उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम मतलब रैंप का उद्घाटन किया, रैंप का शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान, पहले अरुण जेटली, ठीक है, ये व्याख्यान का ये जो श्रृंखला है यह पहला है, इसलिए पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, उस कार्यक्रम में ये भी उपस्थित हुए थे। तो किसने किया था? वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने किया था पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का मतलब भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे वाला नेटवर्क है। भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, यहां पे 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला स्टेट है। 13 एक्सप्रेसवे यहां पर है और ये देश का पहला ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो कि यहां पे इतनी संख्या में एक्सप्रेसवे हैं, और देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है वो भी उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी की जगह नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को G20 का शेरपा चुना गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से, इसके जो पक्षकार थे, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और तटरक्षक बल के सहयोग से, ठीक है, इसे 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर यह सफाई अभियान चलाया गया था। यह तिथि क्या थी? 75 दिन, 3 जुलाई से लेकर 17 सितंबर 2022, 3 जुलाई से लेकर 17 सितंबर 2022 तक ये सफाई अभियान चलाया गया। और कोई ऐसा नहीं है कि इसमें केवल यही लोग, इसी विभाग से संबंधित लोग सफाई कार्य करेंगे। यह एक ओपन मंच था, ओपन अभियान था, ओपन कार्यक्रम था। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सफाई के प्रति जागरूक कोई भी भारतीय व्यक्ति अपना स्वैच्छिक पंजीकरण इसमें कराकर सफाई अभियान में अपना सहयोग दे सकता था, तटों की सफाई अभियान में। ठीक है, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए, कि इको मित्रम ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अच्छा, इसके पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, मानव संसाधन HRD मिनिस्टर होते थे, लेकिन अब
उसको शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022, ध्यान रखिएगा किसने किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। कहाँ किया, नई दिल्ली में किया। ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 2022 की प्रतियोगिता, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 जुलाई 2022 को, अब देखिए तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख घटना है। ठीक है, 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और उसे क्या किया, संबोधित किया। ठीक, उसे संबोधित किया। कहाँ पे प्राकृतिक खेती सम्मेलन उद्घाटन किया गया था, सूरत में किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े दो स्थल कौन कौन से हैं, गुजरात में एक है संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिषद तथा एक महाराष्ट्र में है प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा और संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश करी। ठीक है, किसने करी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये अंबेडकर जी से संबंधित स्थान है। अब इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने जो राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी है, राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश करी है। आगे चलते हैं। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 की सुविधा शुरू करी। ठीक है, टी हब 2.0 या टी हब 2.0 की सुविधा शुरू करी, किसने, तेलंगाना सरकार ने। और यह किस क्षेत्र में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, अभी स्टार्टअप्स में हमने देखा कि टाटा एमजी ने, ठीक है, टाटा 1mg ये भारत की 107वीं यूनिकॉर्न बनी। ठीक है, ये 107वीं यूनिकॉर्न बनी, तो हमने इसे भी देखा, अभी हमने करंट अफेयर में देखा था। ठीक है, और अगला पॉइंट है, यह भी प्रश्न याद रखिएगा, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना की शुरुआत करी। किस योजना की, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना की शुरुआत करी। किसने करी थी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने करी थी। अच्छा, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेजों में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनसे सिंगल यूज प्लास्टिक के जो सामान है वो खरीदेगी। क्या करेगी, सिंगल यूज प्लास्टिक के जो सामान है वो खरीदेगी। जैसा कि हमको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रतिबंधन को में सुचारू रूप से सहयोग देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ यह सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना शुरुआत करी थी। ठीक है, हालांकि अब 1 जुलाई 2022 से यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को, उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी हैं उसके प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को क्या करने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने जो निवासी परिवार हैं उनके कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करेगी। अच्छा, इस फैमिली कार्ड में किनको शामिल किया जाएगा,
तो वो व्यक्ति इनमें शामिल होंगे जो किसी स्वरोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी से नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें फैमिली कार्ड में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, उनको इसके तहत रोजगार दिलाया जाएगा। कौन? जो किसी स्वरोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं या किसी सरकारी नौकरी से संबंधित नहीं है, ठीक है। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जारी किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जारी किया, ठीक है। अच्छा, प्रश्न हमसे क्या पूछ सकता है? प्रश्न हमसे ये पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक कौन जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जारी करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जारी करता है। और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे है और तेलंगाना तीसरे स्थान पे। प्रश्न आपसे पूछता है परीक्षाओं में, सूचकांकों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछता है। हमने सूचकांकों पर विस्तार से एक वीडियो में हमने बात किया था, काफी विस्तार से हमने देखा। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे है और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये जो निपुण परियोजना है, निपुण परियोजना जो है वह केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा यह परियोजना लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। निपुण परियोजना का जो उद्देश्य है, हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं, ठीक है, उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनके लिए विदेशों में काम करने के अवसर प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, जब ये विदेश में काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको रेमिनेंस मिलेगा, ठीक है। और रेमिनेंस 2008 से भारत विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिनेंस प्राप्त करने वाला देश है। रेमिनेंस मतलब विदेशी आय जो होती है, विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली आय जो है, ये रेमिनेंस कहलाता है, ठीक है। तो निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निपुण परियोजना की शुरुआत करी गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती, ठीक है, वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने? विश्व बैंक ने कितने का? 1000 करोड़ रुपए का रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। उत्तराखंड के, चूंकि वर्षा आधारित कृषि के लिए क्या होना चाहिए? एक भूमि होनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, चूंकि अब पहाड़ों पे वर्षा के पानी तो रुकेगा नहीं। तो इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो वर्ष 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 का कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। अभी हमने देखा था G20 शिखर सम्मेलन के जो जो शेरपा नियुक्त किए गए, वो पीयूष गोयल जी की जगह किसको नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया, ठीक है, हमने अभी देखा था। तो अभी कहाँ होगा? 2023 में जम्मू कश्मीर में होगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए, रामायण सर्किट जो है जिसमें कि भारत नेपाल को जोड़ा गया है, कि विभिन्न शहरों को जोड़ा गया है, तो रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल में विस्तृत है रामायण सर्किल। विभिन्न शहरों से होकर गुजरता है यह सर्किट। तो भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ध्यान रखना है, पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ठीक है, पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, कहां से? नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। हमें ध्यान रखना है, ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है? पहला कि रामायण सर्किट कहां कहां विस्तृत है? भारत और नेपाल में के शहरों में विस्तृत है, ठीक है। और इस सर्किट को जोड़ने के लिए एक ट्रेन चलाई गई, पहली ट्रेन थी वह भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। और वह वह कहां से शुरुआत करेगा?
कहाँ से उस ट्रेन की शुरुआत हुई? तो नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से यह चली और कहाँ के लिए चली? नेपाल के जनकपुर धाम के लिए यह चली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाला प्रवेशोत्सव अभियान यह गुजरात सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया। और इस शाला प्रवेशोत्सव अभियान का जो उद्देश्य यह था कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। राज्य के प्राथमिक विद्यालय मतलब क्लास 1 से 5, तो क्लास 1 से 5 तक के छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना, इसके लिए गुजरात सरकार ने शाला प्रवेशोत्सव अभियान लॉन्च किया। ठीक है, अगला चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक कैंपस पावर नामक एक ऐप लॉन्च किया। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके माध्यम से क्या होगा? विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को क्या होगा? वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। यह आईसीआईसीआई बैंक का है। कैंपस पावर नामक एक उसने पोर्टल बनाया और इसके माध्यम से जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं या विदेशों में पढ़ने के जो इच्छुक हैं उनको क्या दिया जाएगा? वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ किया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, दिल्ली हवाई अड्डा जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है और उसको दिल्ली हवाई अड्डा भी कहा जाता है। पूर्व नाम दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको दिल्ली हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना। ठीक है, स्काई ट्रक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसको चुना गया। तो किसमें? स्काई ट्रक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के, भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसमें कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ध्यान रखना है, न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना यह केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन से कर्मियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जा सके, स्वास्थ्य बीमा में उन्हें कवर किया जा सके। ठीक है, तो यह मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार का एक योजना है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी या जिन्हें पेंशन मिल रहा है, ठीक है, उनके वेतन से अग्रिम प्रीमियम का भुगतान लिया जाएगा और उसके द्वारा उनको मेडिकल या स्वास्थ्य बीमा या मेडिकल बीमा उनको प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, कोविड-19 से संबंधित हमने एक विस्तृत अध्ययन किया था। कौन कौन सी बच्चों के लिए कौन कौन से भारत में वैक्सीन है, भारत में कौन सी वैक्सीन है, मतलब स्वदेशी रूप से भारत ने किसको बनाया है, कौन कौन सी वैक्सीन, कितनी वैक्सीन बच्चों के लिए है और किस तकनीक से कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, देश में पूरे विश्व में कितने बेहतरीन वैक्सीन काम कर रहे हैं, नेजल वैक्सीन कौन सा है। ठीक है, पूरी विस्तार से हमने कोविड और उसके बाद जो भी कार्य किए गए, जैसे कुछ जो प्रमुख महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए, ठीक है, या फिर जो भी दवाएं हैं, महत्वपूर्ण दवाएं हैं, उससे हमने विस्तार से देखा। कोविड-19 और भारत से संबंधित प्रमुख तथ्यों को हमने देखा। उसी में एक तथ्य और है महत्वपूर्ण कि पुणे में एक जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है, जेनोवा
बायोफार्मास्यूटिकल्स है, उसने भारत की पहली mRNA कोविड वैक्सीन बनाया। ठीक है, जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स ने भारत की पहली mRNA आधारित कोविड वैक्सीन बनाया, जिसे DGCI द्वारा मंजूरी भी दी जा चुकी है। DGCI द्वारा मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है जेमकोवैक 19 इस वैक्सीन का नाम है। यह भारत की पहली mRNA तकनीक आधारित mRNA पद्धति आधारित कोविड वैक्सीन है। इसे DGCI द्वारा क्या दिया जा चुका है? DGCI द्वारा इसको मंजूरी भी दिया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यदा कदा कभी जो आती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूहों को क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, उसी को आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम का नाम दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, अब देखिए ध्यान रख देना है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस जगह पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। किसका? शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। अब देखिए, यह मशाल 40 दिनों में 75 शहरों से होकर गुजरेगा। कितना? 40 दिनों में 75 शहरों से होकर गुजरेगा। और भारत पहला देश है विश्व का जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत करी गई है। शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले की शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो भारत विश्व का पहला देश है। अच्छा, ये जो 75 ये जो 75 हर बार आ जा रहा है, ठीक है, 75 शहरों से गुजरेगा, तो असल में ये जो स्वतंत्रता का ये जो 75वां वर्षगांठ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां भी 75 आ जाए, आप ये जान लीजिए कि अगर वो प्रश्न गलत हुआ तो आपके नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। कितने? 1.4 आपके नंबर कट जाएंगे या 2.3 आपके नंबर कट जाएंगे किसी भी परीक्षा में। ठीक है, किसी परीक्षा में यूपीएससी बीपीएससी में 2.3 और बाकी अन्य परीक्षाओं में जो कि स्टेट के किसी आयोग द्वारा ली जाती है उनमें 1.4 कट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को सूक्ष्म MSME, ठीक है, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, MSME उद्योगों के विकास में उड़ीसा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में इसको प्रथम स्थान मिला। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू करी गई। किसने शुरू करी? कर्नाटक सरकार द्वारा यह शुरू करी गई। और इसका उद्देश्य यह है कि काशी विश्वनाथ, इसका उद्देश्य क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले जो भी कर्नाटक के निवासी आएंगे या जाएंगे, उनको तीर्थयात्री, उनको 5,000 रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, काशी यात्रा परियोजना किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी तीर्थयात्री या पर्यटक काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करने आएंगे, उनको कर्नाटक सरकार द्वारा 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया। इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम मतलब क्या विकसित? मतलब उसको विकसित किया गया कि आप किचन में रहकर ही उस सोलर कुकर से आप
भोजन पका सकेंगे, खाद्य पदार्थ पका सकेंगे, ठीक है। तो किसने विकसित किया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर इसे विकसित किया। और इसको जो नाम दिया गया है उसका नाम है सूर्य नूतन। सूर्य नूतन उसको क्या दिया गया? नाम दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं पशुपालन और डेयरी विभाग। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है असल में ये शुरू किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। लेकिन यह केवल पशुपालन से संबंधित नहीं है, पशुओं से संबंधित नहीं है। ये जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसका जो उद्देश्य है यदि ये सफल होता है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट मतलब ये होता है कि भविष्य में कोई चीज़ सफल होगी या नहीं सफल होगी तो उसका इनिशियल अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसी दृष्टिकोण में यह वन हेल्थ जो पायलट प्रोजेक्ट है पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में शुरू किया। और इसका जो उद्देश्य ये है कि भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पे लाना है। शुरू कौन कर रहा है? पशुपालन और डेयरी विभाग शुरू कर रहा है, लेकिन इसमें मानव को भी शामिल किया गया है, पशु को भी शामिल किया गया है और पर्यावरण अर्थात हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया। उनको एक मंच पे लाना है, ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुभारंभ करी। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुभारंभ करी। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी महिलाएं गर्भावस्था में हैं, गर्भधारण करी हुई हैं, तो मातृत्व के शुरुआत से मतलब गर्भधारण के शुरुआत से 1000 दिनों तक उनको पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है मातृत्व के गर्भधारण के दौरान। मातृत्व के शुरुआत मतलब आपने जब गर्भ कंसीव किया, व्यक्ति किसी महिला ने कंसीव किया, ठीक है, तो उस समय से लेकर 1000 दिनों तक, ठीक है, यह पोषण युक्त आहार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना गुजरात सरकार ने शुरू करी, ठीक है। आगे देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में, ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय द्वारा कहां पे? नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि साइबर अपराधों की रोकथाम किस तरीके से की जाए इसके बारे में जागरूकता लाना है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा एंड राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक नया परिसर लॉन्च किया, परिसर का उद्घाटन किया, ठीक है, क्या? वाणिज्य भवन। तो इसका मतलब यह है कि अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जो भी ऑफिस जो भी है उससे संबंधित वह वाणिज्य भवन में स्थानांतरित हो जाएंगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसी उद्घाटन के साथ उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया। ध्यान रखना है, निर्यात पोर्टल नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। इसके जरिए क्या होगा? इसके जरिए ये होगा कि जो आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। कोई भी आयातक या कोई भी निर्यातक विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी इस निर्यात पोर्टल पे प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। अगला जो है, भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 5000 तटकर्मियों के वेतन और भत्ते समय पर निर्बाध रूप से पहुंच सकेंगे। 5000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते समय पर निर्बाध रूप से उनके खातों में, उनके अकाउंट्स में पहुंच सकेंगे। इसके लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला है, दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों, कुछ सड़कें और कॉलोनी जहां पे कि हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता था, दिल्ली सरकार ने यह निश्चय लिया कि उस हरिजन शब्द की बजाय अब वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का प्रयोग किया जाएगा। हरिजन शब्द को हटाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम का प्रयोग किया जाए उन सड़कों और उन कॉलोनियों में जिनके नाम के साथ हरिजन शब्द जुड़ा हुआ था, ठीक है। नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने लद्दाख के लेह में माई पैड माई राइट
कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्या मतलब उद्देश्य क्या है, ठीक है, माई पैड माई राइट कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना। जो सैनिटरी पैड जिन उपकरणों से निर्मित होता है उसकी मशीनरी को अपग्रेड करना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। माई पैड माई राइट कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया GR चिंटाला ने किया, ये नाबार्ड के अध्यक्ष है और लेह में किया गया, ठीक है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए, चंडीगढ़ में कहां पे, चंडीगढ़ में किसके लिए, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया गया। देश का पहला, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया गया। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है कि वायुसेना की भूमिका क्या है, देश की रक्षा प्रणाली में, रक्षा तंत्र में वायुसेना की जो भी भूमिका है उसको प्रदर्शित करना, तथा जो युवा हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इस फैक्ट के साथ, इस पॉइंट के साथ आज की ये श्रृंखला, जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला हमने दोबारा शुरू करी है, ये 10वां पार्ट है करंट अफेयर में। हम काफ़ी विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, तो आज की ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हम 29 तारीख तक, 29 सितंबर तक हम आपके साथ करंट अफेयर लेके जुड़े रहेंगे। जो भी करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको, या जिनकी संभाव्यता परीक्षा में आने की अधिक है, उनको इस श्रृंखला में, इस सेगमेंट में उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही कम घंटों की अवधि शेष बची है आपकी 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में, और इस बार पूरे मनोयोग से आप तैयारी किए हुए और पूरी तन्मयता से आप पढ़ाई करिए, जिससे कि आप बीपीएससी के मेंस परीक्षा में आप आसानी से बैठ सके, आसानी से बीपीएससी मेंस का द्वार आपके लिए खुल सके। जैसे ही बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा समाप्त होगी, यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आया है। बिल्कुल फ्री मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या है कि जो भी प्रश्न होंगे उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कैसे आंसर लिखना है, ये उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपकी शुभकामनाओं के लिए अनंत अनंत आपकी सफलता के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।